हेलो चिल्ड्रेंस, आज एक्सरसाइज 3.1 का ये न्यूमेरिकल है आर डी शर्मा का। ये 3.0 यानी फर्स्ट पार्ट हम बता चुके थे। इंट्रोडक्टरी जरूर देखिएगा। इंट्रोडक्टरी देखने से क्या होता है ना कि ये सब उतना ध्यान में नहीं दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, इसलिए इंट्रोडक्टरी जरूर देखिएगा। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर सिखाना है हमको, खाली इसे बकवास नहीं करना है कि इसे बता के चले जाते हैं। कुछ सीखना तो सीखने के लिए उसका कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, उसे से पता चलता है। देखिए इसका सेकंड नंबर प्रॉब्लम है। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम और इंट्रोडक्टरी का जो पार्ट 1 था वो था, ये पार्ट 2 है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent these situations algebraically and graphically. कहता है आफ्ताब एक आदमी है, एक कंडीशन बताता है अपने बेटे को 7 years ago। ये जरा पॉइंट मार्केबल है, 7 years ago तो परसेंटेज नहीं है, इसलिए समय मानते समय इस बात का हम पॉइंट करेंगे, इसको दिमाग में रखेंगे। और इसको एक जो बनाना है वो अलजेब्रिकली मतलब ऐसा है कि इक्वेशन बना देना है, और ग्राफिकली मतलब इस तरह से इसको रिप्रेजेंट भी कर देना है। तो देखिए कहता है, मान लेते हैं कि लेट द आफ्ताब एंड हिज डॉटर प्रेजेंट एज हम मानिए x एंड y रिस्पेक्टिवली। आफ्ताब का एज हो गया x और उस डॉटर का एज हो गया y, प्रेजेंट एज माने। तो देखिए 7 years ago कितना रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अभी हमारा उम्र 40 वर्ष है तो 7 साल पहले कितना रहेगा, 40 में से 7 घटा दीजिए, जितना है 33। तो उसी तरह से अगर इसका परसेंटेज अगर x माने हैं और y माने हैं तो आफ्ताब का एज हो गया x - 7 और उसकी बेटी का उम्र हो गया x y - 7। और चूंकि 7 साल पहले भी रहेगा तो बेटा बेटी में उम्र का तो डिफरेंसेज होगा ना। तो कितना का डिफरेंसेज है, तो 7 गुना का डिफरेंस है। बेटी जितना साल की होती है उसका 7 गुना उसका फादर यानी आफ्ताब होता है। इसीलिए लिखिए बिफोर 7 years आफ्ताब का एज x - 7 और बेटी का एज हो गया y - 7 इंटू 7 कर देती है, मेरा इक्वेशन बराबर हो गया। बस इसको अब सोल्व कर दिए। सोल्व किए x - 7 7 y - 49 x - 7 y और ये 49 को इधर ले आए प्लस 49, इसमें से घटा दे तो 42। इस तरह से पहला इक्वेशन x - 7 y + 42 मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि also 3 years from now, 3 years from now मतलब प्रेजेंट डेट से 3 साल बाद। जैसे अगर फिर उसी तरह से एग्जांपल लेके अगर मेरा उम्र 20 साल है तो 3 साल बाद कितना होता है, 23 साल होगा, बढ़ेगा। बिफोर में होता है माइनस और आफ्टर में होता है बाद में प्लस। 3 साल के बाद इसका जो एज हो गया वो कितना हो गया x + 3 आफ्ताब का और बेटी का y + 3, और दोनों में रिलेशन कितना कौन से समय हो जाता है, 3 गुना का संबंध हो जाता है। तो बेटी वाला में ही कुछ गुना करेंगे तो बाप के बराबर होगा, इसलिए बेटी वाला में 3 टाइम्स कर दिए। इसको सोल्व करें x + 3 = 3y + 9 यानी x - 3y और इधर जगह 3 यानी x - 3y - 6। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। इस तरह से पहले का जवाब मेरा हो गया कि अलजेब्रिकली बोल रहा था, अलजेब्रिकली एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। ये दो इक्वेशन हमारा अलजेब्रिकली एक का सॉल्यूशन हो गया। दूसरे का सॉल्यूशन करता है ग्राफिकली, यानी इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करिए। तो ग्राफ बनाते हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट से हमारे अगर इसको फ्रॉम फर्स्ट अगर x इधर लाएंगे तो कितना होगा, 7y - 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर y का वैल्यू कुछ अपने मर्जी से हिट एंड ट्रायल बताए थे, कुछ डालिए और 3 वैल्यू कम से कम एटलीस्ट 3 वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए हम y की जगह पर अगर 5 रखते हैं तो 7 × 5 35 में से 42 जाएगा तो -7। उसी तरह से अगर y की जगह पर हम 6 डालते हैं तो 6 से 42 में से 42 गया तो 0। अगर हम लोग y की जगह पर 7 रखते हैं तो 7 × 7 = 49 में से 42 जाएगा तो 7। इस तरह से ये इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन को देख लीजिए फ्रॉम सेकंड से क्या होगा, x प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा 3y + 6 यानी x = 3y + 6 हो गया। इसमें फिर y का वैल्यू अपनी मर्जी से अगर 0 डालते हैं, चूंकि यहाँ प्लस में है तो बड़ा वैल्यू बढ़ जाएगा, इसलिए आप छोटा छोटा वैल्यू या नेगेटिव में वैल्यू लीजिए ताकि आपका छोटा छोटा है। नहीं तो अगर बड़ा बड़ा अगर 2 3 4 लेते हैं 6 × 3 = 6 6 12 15 20 अगर 3 ले लेंगे तो 18 20 हो जाएगा, तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम माइनस करेंगे तो छोटा छोटा हो जाएगा। तो अगर 0 डालते हैं तो ये तो पूरा 0 हो गया, 3 × 0 यानी 0 + 6 यानी 6 बचा x का।
-1 अगर डालते हैं तो 3 गुना -1 यानी -3 + 6 यानी 3 हो जाएगा। अगर -2 डालते हैं तो -3 × 2 -6 + 6 मतलब 0। इस तरह से यह हमारा दूसरा वैल्यू निकल के आ गया और ये मेरा पहला वैल्यू निकल के आ गया दोनों इक्वेशन से। अब इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। देखिए ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहले एक हमारा वर्टिकल लाइन ले लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन वाला रेड वाला जो लाइन है ये है लाइन आपका, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है और ये वाई डैश लाइन है। यहाँ पर जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो 0 है। पहला में देखिए कितना कहता है, x के जगह पर -7। तो देखिए x के जगह पर हम लोग -7 ले लिए। यहाँ देखिए -7 और 5, तो -7 और 5 के बीच का जो पॉइंट्स होगा हम लोग डाल देते हैं। -7 और 5 का पॉइंट का बीच हमारा ये हो गया, ये -7 का है, इसका 7 का। और यहाँ y का वैल्यू कितना है, इसका इक्वेशन देख लीजिए जो भी पॉइंट है इसका -7 इधर है, -7 और 5 के सामने ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद 0 और 6 ये पॉइंट हो गया। 7 यानी x का वैल्यू पॉजिटिव में 7 और 7 यहाँ हो गया। देखिए ये 3 पॉइंट हमको मिल गया। इन तीनों पॉइंट को स्केल से मार्क करके आप निकाल दीजिए। इसका पॉइंट देखिए, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 यानी एक पॉइंट ये हो गया। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1 एक पॉइंट ये हो गया। और x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2 एक हो गया। ये तीनों को मिला दीजिए, लाइन आपको चल जाएगा। देखिए थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, इसका मतलब अगर ग्राफ और आगे की तरफ ये लाइन खींचेगा, जगह होगा आपके पास ग्राफ पेपर में, तब उसको पीछे की तरफ खींचेगा तो कट जाएगा मतलब एक जगह कटेगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है दोनों का सॉल्यूशन पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन बताइए, तब हम लोग करते। ये खाली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है, हम लोग उसको आगे नहीं भी मिला सकते हैं, छोड़ दीजिए। चेक करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए इसका a1 में है, पहला इक्वेशन में 1 और दूसरा इक्वेशन में भी 1 था, उसमें b1 था -7, इसमें -3 माइनस कट गया तो हो गया 1 इज नॉट इक्वल टू 7/3। सही बात है कि एक जो है 7/3 के बराबर नहीं। इसका मतलब है कि ये यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, एक सॉल्यूशन होगा, ऐसा पॉइंट होगा जिसमें दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर देता है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है दो इक्वेशन का कि वो दोनों एक जगह पर मीट करता है, तो वो पॉइंट जो आता है वो पॉइंट दोनों में अगर डाल दिया जाए दोनों इक्वेशन में, तो दोनों ही स्थिति में सेटिस्फाइड करेगा। मतलब जो RHS में रहेगा 0 या कोई भी नंबर वो उतना आ जाएगा एक ही वैल्यू को दोनों इक्वेशन में डालने पर। यहाँ क्वेश्चंस बोर्ड पे 3 और 4 दिया हुआ, इन दोनों में कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है, बल्कि इसमें ऑलरेडी इक्वेशंस दिया हुआ और इसमें पॉइंट दिया हुआ, इसको प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। देख लीजिए क्या कर रहा है। द पाथ ऑफ ए ट्रेन ए इज गिवन बाय इक्वेशन 3x + 4y - 12 बराबर 0 एंड द पाथ ऑफ अनदर ट्रेन बी है इज गिवन बाय इक्वेशन 6x + 8y - 48 बराबर 0। रिप्रेजेंट ग्राफिकली, चूंकि अलजेब्रिकली गिवन यही है तो इसको आपको ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकली में पीछे जैसे पढ़ा है, पीछे के क्लास में भी पढ़े हैं और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं कि x और y का वैल्यू निकालिए दोनों इक्वेशन से और दोनों को प्लॉट कर दीजिए ग्राफ में, बस यही करना है। देख लीजिए 3x + 4y बराबर 12, 3x निकालेंगे तो 4y उधर चला जाएगा, 4y - 12 - 4y, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो बटा में 3 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 12 - 4y/3, यानी इसमें हम लोगों को y का वैल्यू कुछ ऐसा डालें कि इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू निकलता चला जाए। फ्रैक्शन में नहीं आए तो बेहतर है, पॉइंट में नहीं आए तो बेहतर है, ऐसा ही डालिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर डालते हैं y का वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो 4 × 0 यानी समुच्चा 0 बच गया, 12 में से 3 डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये लिख दिए, x जो बचेगा वो x हो जाएगा। फिर y की जगह पर हम -3 रखते हैं तो -3 और 4 को गुनेंगे तो -12 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी अगर y का वैल्यू -3 रखते हैं तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 8 आता है। और भी निकाल सकते हैं,
दूसरा इक्वेशन था मेरा 6x + 8y = 48। उसमें से 6x निकालेंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, x निकालेंगे तो 6 से बटा हो जाएगा। इसमें अब y का वैल्यू आप डालिए। अगर y का वैल्यू 0 डालते हैं तो समुच्चय 0 यानी 48/6 यानी 8 आ जाएगा। 6 से काटेंगे तो दूसरा अगर हम y की जगह पर 3 डालते हैं तो 8 × 24, 48 में से 24 जाएगा तो 24 बटे 6 से भागा देंगे तो 4। इस तरह से ही हमको इसका जो वैल्यू निकल करके आया वो ये हो गया। अब ये दोनों चीज़ को प्लॉट कर दीजिए ग्राफ के ऊपर। देखिए 4 और 0 एक पॉइंट ये हो गया, उसके बाद है 8 और -3 ये हो गया। ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए 4 0 और 8 -3 तो हमारा एक लाइन मिल गया। दूसरा प्लॉट को करिए 8 0 ये वाला पॉइंट हो गया और 4 और 3 ये वाला पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो ये हो गया। ये दोनों लाइन पैरेलल हो रहा है, नहीं मिलेगा क्योंकि हाथ से बनाया हुआ तो टेढ़ा बड़ा होगा तो इसको नहीं समझे कि इंटरसेक्टिंग हो रहा है। देखिए इसका कंडीशन को भी हम बता दिए हैं कि ये पैरेलल का ही है। पैरेलल कंडीशन के लिए दोनों इक्वेशन में क्या होता था कि a1/a2 बराबर होना चाहिए था b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए था c1/c2। तो पहले इक्वेशन का a1 है जो 6 है, दूसरे का a2 3 है और ये 6 है, ये 4 है 8 है और ये -12 -48 है। ये दोनों देखिए कटेगा तो 1/2 हो गया इधर, यानी 1/2 दोनों बराबर है। अब 12 × 48 ये नहीं है बराबर, यानी 1/2 है लेकिन ये 1/4 है। तो ये कंडीशन सही है, इसका मतलब ये पैरेलल का केस है, इसलिए हम ये लिख देंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है। एक दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोरिया इज वॉकिंग अलोंग द पाथ -2 और 3 और -2 और -2 और सुरेश जो है इस पाथ पर 05 और 40 पर जा रहा है। ये दोनों को खाली प्लॉट कर देना है और कुछ नहीं करना। देखिए ग्लोरिया का पॉइंट दे दिए हैं और सुरेश का पॉइंट दे दिए, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देना है। क्या करना है -2 और 3 ये वाला पॉइंट हो गया, उसके बाद 2 पॉजिटिव में -2 नेगेटिव में ये वाला पॉइंट, ये दोनों को मिला दीजिए, एक लाइन ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 0 और 5 यहाँ पर हो गया और अब ये 4 और 0 यहाँ हो गया। ये दोनों लाइन को मिला दीजिए। ये थोड़ा तिरछा है, ये कटेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि इसका जब हम पैरेलल का निकालेंगे कंडीशन ये होती है फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन ये देख लीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइन है देख लीजिए।